हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजे एजुकेशन। मैं करण वर्मा आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी। जुड़े रहिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जिन्हें ना मिला हो वीडियो जरूर उन्हें दें, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन पार्ट ऑफ द चैप्टर 1 क्लास 8। और आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एग्रीकल्चर। तो गाइज में जब बात करते हैं हम लोग कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो हमने आपको पढ़ाया होगा, और अगर आपको समझना है तो फिर से वीडियो को वापस रिपीट करके देखें पिछले सारे वीडियोस को। ये जो एग्री टर्म है वो आता है एगर से, और एगर का मतलब होता है क्रॉप। और व्हेन वी टॉक रिगार्डिंग कल्चर, तो कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। मतलब क्या, जब कभी भी बात आएगी कि कोई भी क्रॉप को प्रॉपरली वाटर या फिर हर कुछ देने के बाद उन्हें उगाया जाने वाला जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज व्हाट, एग्रीकल्चर। मींस व्हाट, द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज नोन एज व्हाट, एग्रीकल्चर। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नेम टू प्लांटेशन क्रॉप्स। तो जहां भी टू प्लांटेशन क्रॉप्स की बात आएगी तो पहला हमारा है फूड क्रॉप और दूसरा है कैश क्रॉप। गाइस, ये फूड क्रॉप और कैश क्रॉप वाली जब बात आती है तो फूड क्रॉप किसे कहा जाएगा? उस तरह के क्रॉप्स जिन्हें उगाए जा रहे हैं बस खान पान के लिए, जिसमें आपका व्हीट, राइस, पल्सेस हो गया। लेकिन जब कैश क्रॉप की बात आती है तो हमने आपको बताया था कि कैश का मतलब क्या होगा, पैसा। तो जहां भी इस तरह के क्रॉप्स जिन्हें कल्टीवेट किया जाता है, जिनसे हमें कमर्शियल बेनिफिट हो सके, जैसे जिसमें रबड़ हो गया, उसके बाद आपका जूट हो गया, इस तरह के कुछ जो क्रॉप्स हैं उनसे हमें क्या सिर्फ कमर्शियली बेनिफिट होता है, तो वो किस में चले जाते हैं? कैश क्रॉप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा थर्ड क्वेश्चन है दैट मेंशन द मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन ग्रोइंग अ क्रॉप। तो क्रॉप को उगाने के लिए मेजर एक्टिविटीज के तौर पे सबसे पहला होगा प्लगिंग, जो कि बहुत नेसेसरी है। उसके बाद जब बात आती है प्लगिंग के बाद तो फिर होगा लेवलिंग, और लेवलिंग के बाद फिर होगा आपका मैन्योरिंग। वीडियोस देख लेंगे वापस फिर से। प्लगिंग का मतलब होता था मिट्टी को फिर से अच्छे से खोदना, खोदने के बाद जो मिट्टी अनएवन शेप में हो चुका था उन्हें लेवल करना ताकि पानी एकदम एवनली उन पे पड़े। और तीसरा मैन्योरिंग, मिट्टी में खाद को मिलाकर उन्हें फिर से फील्ड पर रखना ताकि सीड्स उन पे अच्छे से उग पाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वीड्स। तो मैं एक बात बता दूं, वीड्स जो है अनवांटेड प्लांट्स हैं या फिर अनवांटेड काइंड ऑफ छोटे छोटे पौधे हैं जो अलोंग विद द क्रॉप्स भी वो उग जाते हैं, लेकिन उनका होना बहुत ज्यादा दिक्कतमंद वाली चीजें हैं। मान लीजिए कि हमने एक गन्ने की खेती लगाई है और उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है वाटर की या फिर बहुत ज्यादा सनलाइट की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, और अगर बीच में कोई अनवांटेड क्रॉप खुद ब खुद उग जाता है तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वीड्स, जो कि ऑलमोस्ट कोई भी बेनिफिट का नहीं होता है। और उन्हें हटाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला तो आप उन्हें मैनुअली रिमूव कर सकते हैं, मतलब आप उसे हाथ से प्लक आउट कर दो। दूसरा, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, बेलचे की मदद से हटा सकते हैं। तीसरा, उन्हें किल करने के लिए आप वीडीसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि साइड्स का मतलब क्या होता है, किलिंग, और वीड्स को मारने वाले केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, वीडीसाइड्स। इस केमिकल से सिर्फ और सिर्फ हार्म किसको पहुंचेगा, वीड्स को, ना कि आपके क्रॉप्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट व्हाट आर पेस्ट्स। तो पेस्ट्स की जब बात आती है तो गाइस हमने आपको बताया था कि पेस्ट्स वो तरह के ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स जो क्रॉप्स को हानि पहुंचाते हैं। अब एनिमल्स की जब बात आती है तो साथ साथ में आपका बर्ड्स भी हो जाएगा। तो कोई भी तरह के एनिमल्स या फिर बर्ड्स हों जो कि एक क्रॉप को हानि पहुंचाएंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा, पेस्ट्स। जिसमें आपका एनिमल के तौर पे रैट आ जाता है, बर्ड आ जाते हैं और इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं। इंसेक्ट्स में ग्रास हॉपर्स एंड ऑल। तो इनको किल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड्स में दो चीज इंक्लूड हो जाती है। पहला तो क्या, हम एक बात करेंगे, रैट जो है रॉडेंट्स के कैटेगराइज में आ जाएगा। तो रॉडेंट्स को किल करने के लिए हम क्या कहते हैं, इस्तेमाल किनका करेंगे, रॉडेंटिसाइड्स का। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का। तो हमने आपको क्या बताया कि पेस्टिसाइड्स के दो कैटेगरीज हो जाएंगे, एक रॉडेंटिसाइड और दूसरा क्या, इंसेक्टिसाइड्स। रॉडेंटिसाइड का इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, आप बिस्किट हो या रोटी हो या चावल हो, उनके साथ आप उसे मिक्स कर दें, उन्हें गोला टाइप बना दें और घर के कोई कॉर्नर में रख दें। चूहा आएंगे, उन्हें खाएंगे और वो वहीं पर मर जाएंगे, किन्हीं को हार्म भी नहीं पहुंचेगा। और दूसरा जो इंसेक्टिसाइड्स है वो क्या करता है, इंसेक्ट्स के अंडे को मारता है या उनके लार्वा को किल करता है। आप उन्हें छिड़काव कर दें, क्रॉप को कोई हानि नहीं पहुंचेगा, बल्कि उसमें से इंसेक्ट्स क्या, खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why are animals proteins considered to be the better than plant proteins? एनिमल प्रोटीन को क्यों कंसीडर किया जाता है बेटर देन द
प्लांट प्रोटीन। द रीजन इज व्हाट, एनिमल जो है वो हाईली रिच इन प्रोटीन है, साथ साथ में उसके पास हाईली रिच प्रोटीन रहता है, दैट इज व्हाट अमाइनो एसिड्स, जो कि काफी बेनिफिशियल रहता है। प्लांट सेल सेल्यूलोज का बना रहता है और प्लांट के जितने भी कंटेंट रहते हैं सेल्यूलोज के बने रहते हैं, तो इजिली डाइजेस्टेबल नहीं है। बट जो एनिमल के मीट हो गए या फिर कोई भी कंटेंट हो गया वो इजिली डाइजेस्टेबल है बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is animal husbandry? Animal husbandry is a kind of place जहां पर हम बोल सकते हैं कि कल्टिवेशन ऑफ एनिमल्स, जहां पर आप एक एनिमल को नरिश करते हो, उन्हें खान पान देते हो, सब कुछ देते हो, जस्ट टू रेज देम एंड टू गेट सम काइंड ऑफ फूड फ्रॉम देम, या फिर बहुत तरह के प्रोडक्ट्स जिसमें फूड प्रोडक्ट्स के तौर पे आप अंडे, मीट, दूध, इन सारी चीजों का प्राप्ति कर पाते हो। दैट एरिया इज नोन एज व्हाट, एनिमल हस्बेंड्री, जहां पर एनिमल को रखकर उन्हें रेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट हैव टू बी कंट्रोल्ड इन अ कोल्ड स्टोरेज? एक कोल्ड स्टोरेज में कंट्रोल करने की बहुत सारी ज्यादा जरूरी चीज क्या है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। पहला तो क्या कि कोल्ड स्टोरेज में जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो कोल्ड स्टोरेज का ह्यूमिडिटी है उसे हाई रखना पड़ता है, थोड़ा सा बढ़ा के रखना पड़ता है, क्योंकि चूंकि ठंड में जितने सारे भी फल हैं या फिर कोई तरह के फ्रूट रखे हुए या फिर कोई तरह के सब्जियां रखी हुए हैं वो अपना मॉइस्चर खो देते हैं। तो ह्यूमिडिटी क्या करता है, अगर वो मेंटेन रहता है, हाई रहता है, तो इससे क्या होगा कि सारे फलों की मॉइस्चर भी कंटेंट बढ़ी हुई रहेगी। एक दिक्कत बच्चों में हमेशा होता है कि सर मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी में क्या फर्क है। मैं एक बात बता दूं, जो आपका ह्यूमिडिटी है वो गैसियस फॉर्म हो गया ऑफ वाटर, लेकिन जब हम बात करेंगे मॉइस्चर की तो मॉइस्चर हो जाएगा आपका लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। कैसा फॉर्म? लिक्विड फॉर्म। ध्यान रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आई होप सो। तो गाइज एक क्वेश्चन आता है बच्चों को जो बहुत कंफ्यूज करता है, मैं उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेकर आया हूं जिसमें आपका खरीफ और रबी, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, कोई क्वेश्चन मिस आउट नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहां पर लिखा है कि खरीफ क्रॉप जो है वो ऑटम सीजन में आता है। ऑटम सीजन मतलब क्या? मॉनसून, जिसमें बारिश की ज्यादा हो जाती है। तो देखिए खरीफ में आप क्या देख रहे हो कि खरीफ मतलब क्या, जब आप बारिश होगी तो आप खड़े हो जाओगे, याद रखिएगा, जब बारिश होगी तो आप खड़े हो जाओगे। तो बारिश वाली सीजन जो है उस समय क्या होता है, आपका खरीफ क्रॉप आता है। और वो कौन सा महीना होगा? तो अप्रैल। देखो अभी जब अप्रैल की बात आ जाती है तब आप देखना बारिश हल्की हल्की आनी चालू हो जाती है, क्योंकि हमारा मार्च में या फिर फरवरी में हमारा ठंड खत्म ही होता है होली के पहले, ठीक है। उसके बाद जो महीना उसमें बारिश आनी चालू हो जाती है। तो क्या याद रखना है, खरीफ मतलब खड़े हो जाएंगे जब बारिश आएगा, जब बारिश आएगा तो हम खड़े हो जाएंगे, मतलब जब बारिश आई तो खरीफ क्रॉप होगी। तो उसमें हमने क्या दिखा है कि सोन, मतलब इस समय अप्रैल में उसे बोया जाता है और अक्टूबर में उसे काट लिया जाता है। इसका अच्छा एग्जांपल आपको क्या याद रखना है, बीजेपी ने जीएसटी लगाया, बीजेपी ने जीएसटी लगाया। तो बीजेपी स्टैंड्स फॉर बाजरा, जोआ, पल्सेस एंड जीएसटी स्टैंड फॉर ग्राउंडनट, सुगरकेन एंड टर्मेरिक। याद रहेगा, कोई दिक्कत यहां तक का? अब देखो क्या होता है, रबी क्रॉप की जब बात आती है तो रबी है ना, रबी को जब ठंड लगी तो उसने रजाई, रबी ने रजाई ओढ़ी, रबी ने रजाई ओढ़ी। तो रबी रजाई कब ओढ़ेगा? जब ठंड का मौसम आएगा। तो रबी तब रजाई ओढ़ता है जब ठंड का मौसम आता है। तो ठंड का मौसम कब आता है? तो हमें पता है कि वो अक्टूबर में आता है। तो इसे इस तरह के क्रॉप को कब बोया जाएगा? अक्टूबर के सीजन में। और हार्वेस्ट कब किया जाएगा? एग्जैक्टली अप्रैल में, ठीक है, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत? अब बोला जाता है इसका एग्जाम्पल क्या, तो याद रखिएगा कि वेस्ट बंगाल पुलिस गॉट, वेस्ट बंगाल पुलिस गॉट। तो वेस्ट बंगाल पुलिस मतलब व्हीट बार्ले पोटैटो, व्हीट बार्ले पोटैटो, ग्राम ओट्स टोमेटो, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज क्रॉप रोटेशन कंसाइडेड अ गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस? क्रॉप रोटेशन से फायदा क्या होता है? गाइस क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि एक बार जो क्रॉप आपने लगाया है उसके बाद वाले सीजन में उस क्रॉप को आप ना लगाएं, बल्कि अगर इस समय आपने राइस को लगाया तो अगले बार आप क्या लगाएं? व्हीट को लगाएं। उसके बाद आपने व्हीट लगाया तो उसके बाद आप पल्सेस को लगाएं। इससे क्या होता है, एक ही क्रॉप को रेगुलर एक जगह मिट्टी में लगाने से उस मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है, और अगर आप क्रॉप को चेंज करते रहते हो तो मिट्टी की फर्टिलिटी क्या बरकरार रहती है। हाँ गाइस, तो क्वेश्चन आता है कि जब हम व्हीट और पैडी के साथ अल्टरनेटिव क्रॉप को पल्सेस क्यों लगाते हैं, अल्टरनेटिव क्रॉप के तौर पे पल्सेस को क्यों लगाते हैं? द बेस्ट आंसर इज दैट की जो क्रॉप्स लाइक व्हीट और पैडी, इनमें ज्यादा से ज्यादा ये सॉइल न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं एक सॉइल फर्टिलिटी को ये खत्म कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। लेकिन जब पल्सेस के तौर पे आती है तो पल्सेस में, जैसे कि पल्सेस में मैक्सिमम जो है लेग्यूमिनस प्लांट होता है, और लेग्यूमिनस प्लांट में क्षमता होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, क्योंकि वो क्या करेंगे, राइजोबियम की मदद से
उस एरिया की नाइट्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे और कहीं ना कहीं सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल हो जाएगा, इसलिए और भी सॉइल उपजाऊ हो जाता है। मतलब अगर पिछले सीजन में हमने व्हीट और पैडी लगाया तो उसने अगर थोड़ा सा न्यूट्रिएंट को डिग्रेड कर दिया होगा, तो अब हम पल्सेस लगा के न्यूट्रिएंट को फिर से क्या बढ़ा देंगे, तो फिर से हम क्या सॉइल और पैडी को अगर व्हीट और पैडी को लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ग्रीन मैन्योर एंड हाउ इज कंपोस्ट प्रिपेयर्ड। ग्रीन मैन्योर के तौर पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो गाइज पहले क्या किया जाता था कि कुछ तरह के पौधे को उगाकर उन्हें फिर से कुचल दिया जाता था, ताकि क्या हो, कुचलने के बाद उनसे नाइट्रोजन कंटेंट जो है फिर से मिट्टी में मिल जाए। तो जब कंपोस्ट को प्रिपेयर करने की बात आती है तो आपको याद होना चाहिए था कि जब मैन्योर को हम कवर कर देते थे कोई एक जगह, जैसे मान लेते हैं कि काउडंग हो गया या फिर कोई तरह के डेड प्लांट्स हो गए, उन्हें गड्ढे खोदकर हम उन्हें रख दिया करते थे और उसके बाद उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया जाता था और उसे कवर कर दिया जाता था। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें खाकर एक्सक्रीट करते थे और एक्सक्रीटेड पार्ट यूज्ड टू बिकम अ वेरी गुड कंपोस्ट और इट यूज्ड टू एक्ट एज अ फर्टिलाइजर। तो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स एंड पेस्ट्स। देखिए वीड्स एंड पेस्ट, चूंकि हमने आपको बताया कि वीड्स जो अनवांटेड प्लांट हो गए हैं, पेस्ट जो इस तरह के एनिमल, बर्ड्स या इंसेक्ट जो पौधे को हानि पहुंचाएंगे, तो इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल करने का रीजन बस ये है कि इनके लिए कोई अलग से प्रेडिटर छोड़ देना। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, कुछ इंसेक्ट्स को खाने वाले या कुछ वीड्स को खाने वाले लेडी बिटल हो जाते हैं, वास्प हो जाते हैं, लोग क्या करते हैं ना, जो ऑलरेडी अवेलेबल इंसेक्ट्स हैं उनको ये खा लेते हैं। इससे क्या हुआ, इनका भी पेट भर गया और ये कोई भी तरह के क्रॉप को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन बात है यहां पर, दूसरा क्वेश्चन हमारे एग्जैक्टली इसके बाद है कि इन व्हाट वे इज बायोलॉजिकल कंट्रोल बेटर देन यूजिंग वीडिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। कहा जाता है कि जो वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स है उसका इस्तेमाल करना क्यों गलत है कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया दोनों क्या, बायोलॉजिकल कंट्रोल करने वाले कंटेंट। तो जो बायोलॉजिकली कंट्रोल कर रहे हैं, वो क्यों बेहतर होते हैं वीडिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स से? क्योंकि जो वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं ये इस तरह के कंटेंट है जो नॉन रिमूवेबल हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल कंटेंट है। ये अगर एक बार इसे अगर आप स्प्रे कर देते हो तो स्प्रे करने के बाद कई मरतबा क्या होता है कि प्लांट की मिट्टी के साथ ही मिक्स हो जाता है और चूंकि हाईली सॉल्युबल होता है तो मिट्टी से प्लांट क्या करते हैं, इनको सोकअप कर लेते हैं और सोकअप करने के बाद ये प्लांट में ही चला जाता है और प्लांट जब फूड प्रोड्यूस करते हैं तो फूड में भी उसके कंटेंट आ जाते हैं और जब उस फूड को हम लेते हैं वो वीडिसाइड्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं, जो कि लॉन्ग रन में जाकर इट रिजल्ट्स इनटू अ कैंसर, एक बहुत ही खतरनाक डिजीज के तौर पे ये चेंज हो जाता है। तो कभी भी ये सही नहीं होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर रूट नोड्यूल्स एंड हाउ आर दे हेल्पफुल। हमने आपको बताया था कि जो रूट में छोटे छोटे रूट हेयर्स रहते हैं, कुछ स्वेलिंग्स रहते हैं रूट मतलब जड़ों के एंड में या रूट हेयर्स में, और मैं आपको बता दूं ये गुच्छे की तरह रहते हैं और इनमें कौन रहता है, तो राइजोबियम रहता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो कि हेल्प करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सरफेस इरिगेशन। हमने आपको बताया है कि सरफेस इरिगेशन का मतलब वो कि जो वाटर सरफेस के ऊपर छीटा जाए या फिर डाला जाए और कम क्वांटिटी में ज्यादा वर्क करने लायक डाला जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस इरिगेशन। जिसके एग्जांपल आपके अच्छे से हमने आपको बताया था, फरो इरिगेशन बताया था, साथ साथ में स्प्रिंकलर वाला इरिगेशन बताया था, बेसिन वाला इरिगेशन बताया था। ठीक है, आप इसके वीडियोस को फिर से वापस रिटर्न करके देखें। आई होप दैट विल बी मच मोर क्लियर एंड हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट ब्रीफली अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो हमने आपको भी रिसेंट में बताया कि जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, कई मरतबा ये होता है कि वो सॉइल के फर्टिलिटी को हटा देते हैं। कई मरतबा कोई फर्टिलाइजर ऐसा होता है जो भी लॉन्ग रन में हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उसके बाद व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल, इसका एक अच्छा खासा वीडियो दिया हुआ है इसके टॉपिक पे, आप वीडियो को जरूर देखें। राइट ब्रीफली अबाउट द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो हमने आपको सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन इंडिया के तौर पे हमने आपको बताया है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा वीडियो बना हुआ है, वापस से आप फिर से उस वीडियो को जरूर देखें एंड आई होप द क्वेश्चन विल बी क्लियर आउट। गाइज इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अगर कभी भी आपको डाउट हो रहे हैं तो जस्ट टेक आउट द क्वेश्चंस, ठीक, तो राइट डाउन दोस क्वेश्चन एंड सेंड इट टू अस, विल वी ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो मुस्कुराते रहिए, ज्वाइन करिए हमारा चैनल, जरूर देखिए वीडियोस को और शेयर करते रहिए। वी आर हियर फॉर यू एंड विथ यू। That's all. Thank you, class.